कुछ बातचीत होगी, कुछ होगा चर्चाओं का दौर। इसीलिए तुम्हें चाय पे बुलाया है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका माध्यम टीवी के सबसे खास कार्यक्रम चाय पे चर्चा का। आज हमारे साथ राजस्थान सरकार के श्रम मंत्री टीकाराम जूली मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। और हमारे साथ सानिया हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं कंवलजीत जी, सर स्वागत है। रोटरी क्लब के हैं नीरज जैन सर, सर स्वागत है। जिस चर्चा को लेकर आज हम यहाँ मौजूद हैं वो चर्चा जुड़ी हुई है आपसे, हमसे और हम सभी से। जी हाँ, इस समय कोरोना को लेकर जिस तरह की भ्रांतियां चल रही हैं, जिस तरह की उठापोह चल रही है, उसको लेकर आज हम जानेंगे कि राजस्थान सरकार किस तरीके के कार्य करके लोगों तक राहत पहुंचाने का काम कर रही है। जी मंत्री जी, क्या किस तरीके से अपन कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं इससे? देखिए, सबसे पहले मैं राजस्थान की जनता का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इस पूरे समय में सरकार का भरपूर सहयोग किया, साथ दिया, सरकार की जो गाइडलाइंस थी उनका पालन किया। और माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब की ये सोच थी कि सबसे पहले जो लॉकडाउन लागू हुआ देश के अंदर वो राजस्थान में लागू हुआ। कर्फ्यू की जो बात आई सबसे पहले राजस्थान के अंदर आई। गरीबों के खातों में पैसे डालने का जो निर्णय हुआ सबसे पहले राजस्थान के अंदर हुआ। गरीबों को निःशुल्क गेहूं देने का जो निर्णय हुआ वो सबसे पहले राजस्थान के अंदर हुआ। इंडस्ट्रीज को दोबारा इस्टेब्लिश करने का, उनको दोबारा शुरू करने का जो निर्णय हुआ वो सबसे पहले राजस्थान के अंदर हुआ। जो मजदूर सड़कों पे चल रहे थे, जिसकी आज आप देख रहे हो कि पिछले 5-7 दिनों से लगातार टीवी पे एक चर्चा बनी हुई है, वो आज से 1 महीने पहले सबसे पहले उनको बॉर्डर टू बॉर्डर जो छोड़ने का काम हुआ वो राजस्थान के अंदर हुआ, और वो भी निःशुल्क हुआ। और आज भी जो ट्रेनों के लिए सबसे पहले आवाज उठाई वो भी आदरणीय गहलोत साहब ने उठाई, वो भी सबसे पहले राजस्थान से ही आवाज गई। इसके अलावा जो आर्थिक पैकेज की जो बात है, जो केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है, उसके लिए ऑलरेडी अशोक जी गहलोत साहब सबसे पहले दिन से 1,00,000 करोड़ के लिए पहले से ही कह रहे थे कि इतना बड़ा पैकेज हमें देना चाहिए, तभी हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी। तो ये सारे ऐसे निर्णय थे जो सबसे पहले आदरणीय गहलोत साहब ने सोचा कि इस प्रकार से हम प्लानिंग करेंगे तो हम कोरोना को हरा पाएंगे, क्योंकि कोरोना एक दिन में खत्म होने वाली बीमारी नहीं है। विदेशों के अंदर तो बहुत बड़ा तांडव और तबाही मचा चुकी है, और लेकिन हमारे देश के अंदर भी अब कोई संख्या इसकी कम नहीं रही है। लगभग 1.5 लाख का आंकड़ा पहुंच गया है। और प्रदेश में जरूर एक ये है कि अभी इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ जिस मुकाबले गुजरात या महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। लेकिन फिर भी कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसका हमें सामना करना है। सरकार ने इसके लिए हर संभव प्रयास किए हैं, और आज के समय में सबसे बड़ा जो प्रयास मैं कहना चाहूँगा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना जो चल रही है उसके अंदर गहलोत साहब ने प्राथमिकता दिखाते हुए गाँव के अंदर ही रोजगार उपलब्ध कराए हैं, ताकि गाँव का व्यक्ति लगातार लॉकडाउन से परेशान भी नहीं रहे, वो गाँव की गाँव में काम भी कर सके और उसकी आमदनी भी हो सके। और ये बात भी गहलोत साहब ने उठाई है कि जब तक हम गरीब के जेब में पैसा नहीं डालेंगे तब तक वो पैसा घूम के वापस मार्केट के अंदर नहीं आएगा। तो काम तो ऐसे सैकड़ों निर्णय हुए हैं, एक दिन भी मुख्यमंत्री जी बैठे नहीं, कोई ऐसा दिन नहीं गया जब किसी ने किसी प्रकार की उन्होंने मीटिंग नहीं की हो। और पूरे राजस्थान के अंदर सभी पार्टियों से, हमारी विपक्ष के नेता वसुंधरा राजे जी से, कटारिया जी से, राजेंद्र राठौड़ जी से, जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं या बसपा है या सपा है या जो भी हैं, XYZ जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जितने भी सोशल सोसाइटी के जो लोग हैं जो लगातार अपना इंटरफेयर रखते हैं, उन सब लोगों से बात की है। और इसको कैसे हम अच्छे से लड़ सकते हैं, ये सारे काम सरकार की तरफ से आदरणीय अशोक गहलोत जी की तरफ से हुए हैं। और आपने देखा होगा कि कितना अच्छा मैनेजमेंट, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, 1-2 घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन पूरे राजस्थान के अंदर जिस प्रकार का मैनेजमेंट हुआ है, गरीबों के प्रति हो, मजदूरों के प्रति हो, आम आदमी के प्रति हो, व्यापारियों के प्रति हो, बिजनेस को दोबारा खड़ा करने के प्रति हो, आपको हर जगह एक कोऑपरेशन दिखाई दिया होगा कि हर अधिकारी कोऑपरेट करने के मूड में था, मदद करने के मूड में था, लगातार उसने मदद की, चाहे पुलिस 24-24 घंटे खड़ी रही हो। सब लोगों का इतना भारी
प्रेशर के अंदर काम करने के बावजूद भी एक पॉजिटिवनेस जो सबके अंदर थी, जो सब लोगों ने एक बहुत अच्छा मिलके एकजुट होकर काम किया। तो ये राजस्थान के अंदर में जो थोड़ा सा मैंने बताया है, हालांकि निर्णय इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा निर्णय हुए हैं, हर डिपार्टमेंट के निर्णय हुए हैं, हर विभाग के अलग अलग क्या क्या रियायतें हम दे सकते हैं, क्या क्या मदद हम कर सकते हैं इंडस्ट्री के लिए, आम व्यक्ति के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, उद्योगपतियों के लिए और गरीबों के लिए, श्रमिकों के लिए, सारे निर्णय आदरणीय गहलोत साहब ने लिए हैं। जी कमलजीत जी, आप ये बताइए कि अभी बाजार की क्या स्थिति है, बाजार आगे कैसे सुदृढ़ हो सकता है, और राजस्थान सरकार आपके जस्ट बगल में बैठी हुई है, तो सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं आम जनता की? अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके हिसाब से तो मार्केट में अभी लोग आ ही नहीं रहे जी, कोरोना के डर की वजह से। जी, और वो अच्छा भी है कि भाई वो कम से कम आए बाजार में, और जरूरत हो तो ही वो ट्रैवल करें, अदरवाइज वो अपने घरों में रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर वो बाजार में नहीं आएंगे तो उससे भी नुकसान है। ठीक है, उसको नुकसान की भरपाई के लिए राजस्थान सरकार लगातार लगी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी खूब प्रयास करे हैं और राजस्थान सरकार ने भी खूब प्रयास लगातार इनके चल रहे हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पूरा साथ है। और जो पैकेजेस इन्होंने अनाउंस किए हैं वो ज़मीनी स्तर पर जितनी जल्दी लागू होंगे, जितने जल्दी लोगों तक वो सब अमाउंट पहुंचेगा, या जो भी सुविधाएं हैं वो पहुंचेंगी, या जो भी योजनाएं हैं वो उन तक लागू होंगी, तो मार्केट ऑटोमेटिकली अपग्रेड होगा। जी नीरज जी, आप रोटरी क्लब से जुड़े हुए हैं और अभी आपने देखा कि हाल ही में रोटरी क्लब सहित विभिन्न संगठन और संस्थाओं ने सरकार का बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया और बहुत अच्छा काम किया, लोगों तक राशन किट और भोजन के पैकेट पहुंचाने का भी काम किया। अभी भी लगातार संगठन इस तरीके का काम कर रहे हैं। राजस्थान सरकार से किस तरीके की आपकी डिमांड है ताकि व्यापार भी उन्नति करे और लोग भी इस जो संक्रमण का जो दौर है, इस संकट का जो दौर है, उससे उबर सके? देखिए रूपक जी, जहाँ तक कोविड की बात है या रोटरी के और सामाजिक संस्थाओं के जुड़ाव की बात है, तो जैसा आपको ज्ञात है कि पोलियो का 1985 में रोटरी ने टेकअप किया था चार्ज की किसी भी तरीके से पूरे वर्ल्ड से पोलियो का एरेडिकेशन हो सके। और आज फख्र की बात है कि मतलब 3 ही देश ऐसे बचे हैं जहाँ पे सांकेतिक रूप से ही कुछ एक आध पेशेंट्स हैं, अदरवाइज पूरे वर्ल्ड से पोलियो इस समय लगभग समाप्त हो चुका है और भारत को भी पोलियो फ्री घोषित किया जा चुका है आज से कुछ वर्ष पूर्व। लेकिन जैसे कोई एक बीमारी आती है और उसका एग्जिस्टेंस इस चीज़ पर निर्भर करता है कि वहाँ के लोगों का सिविक सेंस क्या है, वो कितने जागरूक हैं। सरकारी स्तर पर तमाम प्रयास किए गए हैं और हमारे अलवर के लिए खास बात ये रही कि एक अलवर एक टीम का जो एक प्रयास किया था सभी ने मिलके, उसकी वजह से काफ़ी हद तक खाने की समस्या या जो राहत सामग्री है उसके वितरण की जो व्यवस्था थी उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। मंत्री जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आपसे जब आग्रह किया या जो हमने सरकारी तंत्र से, प्रशासन से जो आग्रह किया, आप सभी ने सदैव अपनी भरसक उपस्थिति एवं सक्रिय सहयोग दिया और न सिर्फ सहयोग दिया बल्कि आश्वासन भी दिया कि जब भी आवश्यकता होगी हम लोग साथ खड़े हैं और खड़े रहे। जहाँ तक कोविड की बात है, अभी आगे ये खत्म नहीं हुआ और ये अभी सतत ऐसा लगता है कि लंबे समय तक चलने वाली एक ऐसी डिजीज़ है जिसके साथ में हमको कई जगह से ये अनेकों जगह से हम लोग इस ऑब्जर्वेशन के साथ में भी 2-4 हो रहे हैं कि ये बीमारी ऐसी है जिसके साथ जीना सीखना होगा। और बीमारी कोई भी हो उसके साथ जीना सीखना होता है। बेसिकली आज टीबी की भी बात करें, अपन कैंसर की बात करें, डिजीज ऐसी है जिसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से आज भी इफेक्टिवली अपन देखें तो पूरे तरीके से हमको उसके साथ ही चलना होता है, उसके साथ अडेप्ट करना होता है। इस बीमारी के साथ जो सबसे बड़ा सवाल आपने रखा है कि लोगों की मानसिक जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति और सामाजिक जो एक संरचना है उस पर आमूलचूल परिवर्तन की सी स्थिति नजर आने लगी है। क्योंकि जब एक रोटेशन ब्रेक होता है तो एक बड़ा दूरगामी परिणाम उसका सामने आता है। और गौर करेंगे कि 1929 से 33 के बीच की जो आर्थिक मंदी थी विश्व की, उस समय पूरे विश्व में नहीं होके कुछ हिस्से में वो मंदी थी, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में सामने आए। आज भारत की जो स्थिति है, चूंकि हमारा जो भारत सरकार या भारत का जो राजस्थान सरकार या हमारे प्रदेशों की जो सरकारें हैं, सबका आपसी सामंजस्य इतना मजबूत है कि हम लोग एक यूनिट के तौर पे जो विविधताओं में एकता की बात आती है स्पष्ट परिलक्षित होती है कि आज हम लोग इसके साथ में बड़ी मजबूती से, बड़े मजबूत मानसिक स्तर के साथ में सामना कर रहे हैं। जहाँ तक आर्थिक परिदृश्य की बात है तो एक गंभीर समस्या है और जो पैकेजेस घोषित किए गए हैं, वास्तव में उन पैकेजेस के बारे में अवेयरनेस की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जो घोषणा हुई है उसके कोरिलेशन में जो जानकारियां हैं अभी तक बैंकिंग सिस्टम के पास भी पूरे तरीके से मजबूत रूप में नहीं आई है, और अगर आई भी हैं तो पॉलिसीज कस्टमर्स तक नहीं पहुंच पाई हैं।
क्योंकि प्रत्येक दिन अभी जो है वो इतना महत्वपूर्ण है कि चाहे वो श्रमिक, चूंकि आप श्रम मंत्री हैं तो भली बात परिचित है कि जो श्रमिकों का माइग्रेशन चल रहा है इस समय, उस माइग्रेशन के बाद में एक तो श्रमिकों के मन में कहीं ना कहीं ये भावना घर करी है कि ये महामारी का रूप है और कहीं ना कहीं हम अपने होम टाउन पहुंचे। सरकारें अपने अपने स्तर पर इस प्रयास को भी कर रही हैं, लेकिन जैसे जो एक्सटर्नल माइग्रेशन है या जो इंटरनल माइग्रेशन है श्रमिकों का, उस समय जो श्रमिक के लिए रोजगार की संभावनाएं हैं, उनकी जो स्थिति है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक लेवल पे आकर खड़ी है कि किस तरीके से वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जाएगा। आज मैं आपको हेवेल्स का उदाहरण दूं, हमारे एमआईए की इंडस्ट्री है। हेवेल्स में काफ़ी अच्छे स्तर पे प्रोडक्शन हुआ करता है और एक बड़ी नामचीन कंपनी है अलवर क्षेत्र की, जो गिलॉट में, नीमराना में या अलवर में भी प्लांट है जिनका, तो जो उनका प्रोडक्शन है वो 10 से 12% पर रह गया पिछले कुछ दिनों के दौरान। बिल्कुल बिल्कुल। सरकारों के स्तर पर या प्रशासन के स्तर पर तमाम ये प्रयास किए गए कि ये चालू हो, लेकिन जो श्रमिकों की मानसिक स्थिति है, जी जी। जो सिस्टम हमारा, चूंकि श्रम प्रधान अर्थव्यवस्था है हमारे देश की, तो ऐसी स्थिति में श्रमिकों के मन में जो कॉन्फिडेंस है वो जनरेट करने के लिए मैं निवेदन करूंगा आपसे कि किसी भी तरीके से, जैसे आप जैसा सक्रिय एक नेता हमारे बीच में मौजूद है जो श्रमिकों के साथ में भी खड़े हुए हैं, तो वो भावना जब तक हमारे श्रमिकों के बीच में नहीं आती कि उनको जहां वो जा रहे हैं वहाँ रोजगार की संभावनाएं मिल पाएंगी और वो प्रभावी रूप से अभी इन्हीं दिनों में मिल पाएंगी, तो उसके लिए कहीं ना कहीं उद्योगों का संवर्धन आवश्यक है। अलवर के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे जैसे होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, हम लोगों की एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, या जो भी इंडस्ट्रीज अलवर में काम करती हैं, तो इस समय हमें अपेक्षा यह रहेगी कि चूंकि अलवर एनसीआर क्षेत्र में आता है और राजस्थान की राजधानी, दिल्ली की, भारत की राजधानी और टूरिज्म सिटी जो है आगरा, उससे लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो ये समय है जब हम अलवर को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में जनरेट करके यहाँ पे कुछ ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, इंडस्ट्रीज का यहाँ पे जमावड़ा हो। और बहुत सारी कंपनीज जिसके बारे में चर्चा भी आ रही है कि जैसे जापानी जोन है, दक्षिण कोरिया का जो, साउथ कोरिया का जोन है, अपने यहाँ पे कोरियन जोन है, तो कोरियन जोन वगैरह के बीच में कुछ कंपनीज आए और इन कंपनीज में कंपल्सरीली टेरेस्ट्रियल जो एक अपन प्लेसमेंट की बात करते हैं कि उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलना है, क्योंकि CSR बेनिफिट्स वगैरह भी उस पर निर्भर करते हैं। तो कंपनीज के लेवल के साथ छोटे उद्योगों की तरफ भी ध्यान अगर अपन देते हैं और इनकी एक मीटिंग करके इनकी समस्याओं को आप राज्य सरकार तक पहुंचाएं प्रभावी रूप से, तो हम अपेक्षा कर सकते हैं कि शायद स्थान स्थान के साथ में ये चीज वैश्विक स्तर पर भी परिलक्षित हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मंत्री जी, सबसे बड़ी जो समस्या है, आप श्रम मंत्री हैं, आप देख रहे हैं कि श्रमिकों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि श्रमिकों को पलायन करना पड़ा। कारण कुछ भी रहा हो, स्टेट गवर्नमेंट का रहा हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का रहा हो, क्या था, लेकिन पलायन करना पड़ा। राजस्थान के श्रमिक जो हैं वो बिहार चले गए, बिहार के श्रमिक वापस राजस्थान आ गए। ऐसी स्थिति में उद्योग बिल्कुल बंद की कगार पर हैं। आपका क्या प्रयास रहेगा कि श्रमिकों को वापस लाया जाए या उनको उद्योग जहां वो हैं उन्हीं को वहीं से उनको मतलब उनकी आजीविका शुरू हो? देखिए, इसके अंदर राजस्थान सरकार ने एक बहुत बड़ी पहल की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पिछले सप्ताह ही इसको लेके बैठक की है, जिसके अंदर मैं और हमारे यूथ के मिनिस्टर चांदना जी, हम दोनों ही थे जी। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पे उपलब्ध करा रहे हैं राजस्थान के अंदर कि जो लेबर बाहर से वापस आई है उसकी क्या स्किल है, बिल्कुल, जो हमारे यहाँ पे लेबर है उसकी क्या स्किल है, और जो स्किल लेबर है या उसके अलावा और जो व्यक्ति हैं जो लेबर के अंदर काम करना चाहते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हम मुहैया करा रहे हैं उद्योगों को। जी। जिला लेवल पे, अलवर लेवल पे इस प्रकार की लिस्ट बनेगी जहां एक तरफ काम चाहने वाले और एक तरफ काम में चाहने वाले, जिनको काम में लेना है, बिल्कुल ठीक, वो दोनों वहां पे अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। जी। 2 फायदे होंगे, लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा, दूसरा जो व्यक्ति जिस कार्य के अंदर दक्ष है, जिस चीज के अंदर वो ट्रेंड है, स्किल है, उसको उसके मुताबिक काम मिल जाएगा। और इसके अंदर दूसरी जो सबसे बड़ा काम हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि इसके बावजूद भी अगर कहीं कोई कमी रहती है तो इंडस्ट्री किस प्रकार के वर्कर चाहती है, उनको किस प्रकार की स्किलिंग कराई जाए, उसके लिए भी गवर्नमेंट अपने स्तर पे स्किल की ट्रेनिंग कराएगी। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, जिस प्रकार की उनको जरूरत पड़ेगी जी। उस प्रकार की स्किल्ड लेबर करा के हम इंडस्ट्रीज को उपलब्ध कराएंगे ताकि हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्री है वो सुचारू रूप से चल सके। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि काफी लेबर जैसे चली गई और वापस आना चाहती है, तो उनके भी हम प्रयास करेंगे, वापस आती है तो हम उनको वापस तो लाने क्या का भी अपने काम अपने करेंगे। खर्चे पर सरकार वापस उनको लाए? सरकार अपने खर्चे पे भी उनको वापस ले आएगी। अगर वो आएंगे तो निश्चित तौर पर राजस्थान में आज भी मैं आपको कहना चाहूंगा
यूपी जो लेबर हम भेज रहे हैं उसका खर्चा राजस्थान सरकार सरकार दे, देगी। बिहार जो लेबर भेज रहे हैं हम उसका पैसा राजस्थान खैर, सरकार दे। ये बहुत बड़ा और काम था। गहलोत साहब इतने मैं ये कहना चाहूंगा गरीबों के प्रति उनका सहृदय है कि कर्नाटक से जो लोग राजस्थान के जिनको हमने क्या रहा उसका पैसा भी राजस्थान सरकार दे रही है। हाँ। और सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि मजदूरों से पैसा नहीं लिया जाए। सोनिया गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस उनका पैसा देने के लिए तैयार है और काफी जगह कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको ट्रेनों का जो किराया है वो उपलब्ध कराया गया ताकि मजदूर को जेब से पैसा नहीं देना पड़े। आपने देखा होगा जब बसेज चली यूपी के अंदर तो 700 रुपए की टिकट कट रही थी, लेकिन राजस्थान के अंदर फ्री बसेज उनके लिए चलाई जा रही थी, आज तक फ्री चल रही है। आज की तारीख में भी हम मजदूरों को फ्री बसेज चला रहे हैं। हमारे यहाँ के क्वारंटीन सेंटर या शेल्टर होम उनकी हालत और अदर स्टेट की हालत आप चेक करेंगे तो आपको दिन रात का अंतर मिलेगा। हमने यहाँ पे जो सुविधाएं दी मजदूरों को, उनकी काउंसलिंग हमने की, क्योंकि एक व्यक्ति 15 दिन से एक जगह पे बंद पड़ा है, उसके क्या विचार आ रहे हैं, कोई अवसाद में नहीं आ जाए, कोई मानसिक संतुलन उसका खराब नहीं हो जाए। हमने लगातार उनके लिए ट्रेनिंग दी, उनको मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध कराई, उनकी मेडिकल जांच कराई और अच्छा खाना हमने तो अभी आपने देखा होगा जब लोग वापसी में जा रहे थे उस समय खीर तक बना के मजदूरों को खिलाई है। तो एक राजस्थान की तरफ से इस प्रकार का एक गहलोत जी का मानस था कि मजदूर किसी भी स्थिति में परेशान नहीं हो। और मैंने खुद अपील की कि जो श्रमिक यहाँ पे हैं अदर स्टेट के हैं वो यहीं रहें, उनका पूरा ध्यान हम रखेंगे, पूरा ख्याल रखेंगे, उनकी सैलरी भी दिलाएंगे और वो यहीं पे काम करें, उनको जाने की जरूरत नहीं है। वो अगर वहां पे फोन करके भी पूछेंगे ना तो उनके स्टेट से अच्छी सुविधाएं आज राजस्थान दे रहा है, तो इसलिए जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो एक ऐसी होड़ मच गई थी, भगदड़ मच गई थी जिसकी मैं ये कहना चाहूंगा हाँ, पलायन का जो चला कि लॉकडाउन से पहले ये सारी चीजें तय करनी चाहिए थी, देखना चाहिए था। और एक मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन थोड़ा पहले होता और उससे पहले भी 8-10 दिन का टाइम अगर लोगों को दिया जाता कि कोई अपने घर वापस आना चाहता है, जाना चाहता है तो वो चला जाए, तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की भगदड़ नहीं मचती। तो ये निर्णय में थोड़ा सा इसमें जरूर रहा कि अचानक जिस प्रकार से आप कह रहे थे कि नोटबंदी से अब तक हम लोग नहीं उभर पाए, वही बात है कि नोटबंदी के समय में भी मैंने तो किसी अमीर आदमी को लाइन में लगते हुए देखा नहीं। जो हजारों करोड़ों रुपए जिनके पास है वो तो एक भी लाइन में नहीं लगा, और जो 100 रुपए वाले थे, 1000 रुपए वाले थे, वो बेचारे सब लाइन में लगे हुए थे। सही बात। तो आज भी वही स्थिति हुई। जो बड़े बड़े लोग हैं विदेशों से तो उनको हवाई जहाज से लेके आ रहे हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है वो आज भी पैदल चल रहा है। क्या क्या तस्वीरें हमने देखी है कि कहीं बैल की जगह बच्चे लगे हुए, कहीं सूटकेस के ऊपर बच्चे को लेके जा रहे हैं, कहीं बच्ची अपने पिताजी को साइकिल पे लेके जा रही है, कहीं मजदूरों की हालत ही होगी, उनके पैरों के छाले हम देखे, हमने इतने बड़े दर्दनाक हादसे भी देखे हैं। ट्रेन से मजदूर एक्सीडेंट हो गए, ट्रकों में मजदूर एक्सीडेंट हो गए, रोड पे चलते हुए मजदूरों को एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा, अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये सारी चीजें एक ऐसी हुई है जो एक बहुत बड़ा दर्द देके गई है और जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। तो ये तो निर्णय जो हो, मैं ये कहना चाहूंगा, आज महात्मा गांधी जी को याद करना चाहूंगा कि जिन्होंने ये कहा था कि आप जब भी कोई निर्णय करो तो उस समय एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि जो सबसे कमजोर व्यक्ति है उस पर आपके इस निर्णय का क्या असर पड़ेगा, ये जरूर आप ध्यान रखें। तो शायद कहीं महात्मा गांधी जी के इस कथन की मैं समझता हूं कि पालना नहीं की गई है। अगर इसकी पालना होती तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की स्थिति से हम बच सकते थे। लेकिन अब मैं ये कहना चाहूंगा खासतौर से हमारे अलवर के लिए, क्योंकि अलवर एक टूरिस्ट का भी हब है, एक इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी जयपुर के बाद में बहुत बड़ा नाम अलवर का है। यहाँ सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं और कई प्रकार के विदेशी जोन भी यहाँ पे हैं और हमारे यहाँ के लोकल युवाओं की एक बहुत बड़ी डिमांड रहती है काम की। तो इस आने वाले समय में निश्चित तौर पर मैं लगातार उद्योगपतियों से भी संपर्क में हूँ। अभी मैंने वार्ता भी की थी, बहुत ही जल्दी मैं एक बैठक भी रख रहा हूँ इन सब लोगों के साथ कि आप लोगों की क्या ज़रूरतें हैं जो हम पूरी आप कर सकते हैं, आपके लिए मदद कर सकते हैं, वो आप हमें बताएं। निश्चित तौर पर हम आपकी पूरी मदद करेंगे, राजस्थान सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। हम चाहते हैं कि आप लोग पुनः जिस पुरानी स्थिति में थे उसमें आए और अपना बिजनेस जो है अच्छे से रन करें। इस प्रकार की हमारी प्लानिंग है जी।
तो साथियों, अभी कोरोना वायरस हमारे साथ चलेगा और इसको साथ लेकर ही चलना है और इसको साथ लेकर ही आगे बढ़ना है, विकास भी करना है, जान भी बचानी है और जहान भी बचाना है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आम जन से आह्वान किया। तो मैं जानूंगा कि सबसे कि अपने अपने छोटे से संदेश के साथ लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं कि किस तरीके से हम इससे जी सकते हैं। कमल जी, आप छोटा सा संदेश हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से अपनी जीवन शैली रखें ताकि हम जिए भी, आगे भी बढ़े और इससे लड़े भी। देखो रूपक जी, इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अपने को हाइजीन मेंटेन करनी है जी। कहीं भी आप जाएं, किसी भी सरफेस को अगर आप छूते हैं या किसी भी पार्टिकल को आप अगर छूते हैं तो आपको उसको छूने के बाद हैंड वॉश करें, बिफोर आईज, नोज और माउथ के जी टच करने से पहले। जी, ठीक है। हैंड सैनिटाइजर अगर नहीं है अवेलेबल तो हैंड वॉश सबसे अच्छा तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद जैसा ही राजस्थान सरकार ने कर रखा है कि भाई आपको मास्क पहन के ही जाना है। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, कोशिश तो ये करें कि अगर आप घर में भी हैं तो मास्क पहन के रखें। बिल्कुल ठीक। ठीक है। और एक सोशल डिस्टेंसिंग आप मिनिमम 1 मीटर की तो मेंटेन करके रखें। बिल्कुल। उससे हम ये लाइफ अपनी जीते भी रहेंगे और रेगुलर सारे काम भी करते रहेंगे और जी। किसी को किसी तरह का इन्फेक्शन देंगे भी नहीं और ना ही लेंगे किसी बहुत से। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मंत्री जी, क्या संदेश देना चाहते हैं दर्शकों को हमारे माध्यम से? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने अब तक कोरोना को हराया है, आगे भी इसको हराना है। और जैसे कि कमल जी ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश और मास्क, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। हमें सिर्फ दिल के अंदर अगर हमने ये तय कर लिया कि हमें कोरोना इस प्रकार से हो सकता है, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखें, तो आप उनको अवॉइड करें तो निश्चित तौर पर कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे कि मैंने पहले भी अपने स्पीचेस के अंदर और सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैंने आप सब लोगों से यही कहा है कि कोरोना को जब तक हम लेके नहीं आएंगे ना तो कोरोना आने वाला नहीं है। इसलिए हम इसको लेके आने का काम नहीं करें, इसको दूर ही छोड़ें। और मैं देख रहा हूं बहुत से लोग कि यार चलो बाहर चलते हैं, घूमने चलते हैं, कोई बाजार के अंदर आ रहा है, कोई गांव के अंदर चौराहे के ऊपर आ रहा है, कोई गांव के अंदर जो दुकान है उस पे आके बैठ रहा है। क्यों हम बैठे? हम बैठे तो अपने परिवार के साथ बैठे, अच्छे से टाइम बिताएं। अगर कोई जरूरी है तो ही बाहर निकलें। सरकार ने ये तो रोक हटा दी है कि भाई आप बाहर निकल सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन है अभी सरकार ने ये नहीं कहा है कि आप जहां मर्जी चाहे जहां घूमें। इसलिए आपको इन सब चीजों का पालन करना है। आप अपने परिवार के लिए बहुत अहम है और आपके परिवार के लोग भी आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। बहुत बढ़िया। इसलिए इस जिंदगी को बचा के रखें और दूसरों को भी सहयोग करें। हम गलती हम खुद भी करते हैं तो उसका नुकसान पता नहीं कितने लोगों को हो सकता है। कोरोना एक व्यक्ति लेके आता है तो आगे पता नहीं कितने को फैला सकता है। इसलिए आप ये मत सोचें कि भाई मैं कोरोना लेऊंगा तो मेरे को नुकसान होगा। नहीं, आपसे आपके परिवार को, आपके मिलने वालों को, और जो अनजान लोग भी हैं जो अनजाने में आपसे ले जाएंगे, उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आप सरकार की जो गाइडलाइन है उनका जरूर पालन करें, यही निवेदन करूंगा। जी, नीरज जी, क्या संदेश देना चाह रहे हैं दर्शकों को कि कैसे बचा जा सकता है और कैसे लड़ा जा सकता है? देखिए, बचने की जहाँ तक बात है तो मेडिकल प्रैक्टिशनर हमारे बीच में मौजूद हैं। कमल जी ने बताया, मंत्री जी ने बताया। मैं तो एक ही निवेदन करूंगा कि चूंकि हम लोग एक ऐसी संस्था को बिलोंग करते हैं जो वैश्विक स्तर पर सेवा के कार्यों से जुड़ी हुई है, तो जो कोरोना के माध्यम से विनाश की जो प्रकृति उत्पन्न हुई है इस समय, इसमें क्या विकास की संभावनाएं निहित है उसकी तरफ ध्यान दें और कुछ एफर्ट्स ऐसे करें जैसा एक अलवर एक टीम के रूप में काम किया, जैसा समस्त राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठकर काम किया सभी ने, और जैसा ये मानकर काम किया कि अगर हम सब ये ठान लेंगे तो कम से कम हमारे पास जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उनका पूरा सहकार की भावना के साथ में विवेकपूर्ण उपयोग हो पाएगा और उसकी वजह से हमारे यहाँ जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन या जो एड डिस्ट्रीब्यूशन का काम है बड़ा सुचारू रूप से चला। ऐसी प्रकार से जो कोरोना जनित परिस्थिति उत्पन्न हुई है, इसमें समस्त राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठकर, सभी परस्पर वैमनस्य की भावनाओं से ऊपर उठकर समाज के हम सभी लोग भी एक प्रयास जरूर करें कि अगले 1.5 साल 2 साल का लक्ष्य बना लें कि अलवर को राष्ट्र की मुख्य धारा में लेकर आने का इससे बड़ा अवसर कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि लेबर भी अपनी जगह सेटल है, कहीं कॉन्फिडेंस भी जनरेट कर पाने में सफल हुए हैं और राजस्थान में विशेष रूप से स्थितियां कुछ पॉजिटिव नजर आ रही हैं। तो इन परिस्थितियों का अलवर के सापेक्ष हम लोग पॉजिटिव इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसा प्रयास जरूर कर लें कि 1-1.5 साल के अंदर अपने इस एफर्ट को इतना मूर्त रूप प्रदान कर दें। क्योंकि ये मान के चलिए कि कोरोना, एक बात और बताइए कोरोना ने, कि लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। एक
छोटे से सेकंड में, माइक्रो सेकंड में क्या परिवर्तन आ गए हम सोच भी नहीं पाए, और पूरा विश्व एक तरीके से हैंडीकैप अवस्था में आ गया। तो ऐसे स्थिति में जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी भगवान के जैसा भी है, इस समय अपने काल में अपने संसाधनों के साथ में पूरा उपयोग करके अलवर को मुख्य धारा पे लेकर आए, ऐसा ही प्रयास हम सभी करें, और इसकी वजह से देश, राज्य सभी विकसित होंगे, यही भावना। जी, आपने देखा कि सभी लोग अपने अपने तरीके से इस तरह से प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना के साथ ही लड़ना है और कोरोना के साथ ही रहना है और आगे भी बढ़ना है। आप लोग सभी स्टूडियो में पधारे, आप सबका धन्यवाद। कुछ बातचीत होगी, कुछ होगा चर्चाओं का दौर, इसीलिए तुम्हें चाय पे बुलाया है।